सफेद रेतों और कोरल आइलैंड वाला देश मालदीव 3 नवंबर 1988 को अपनी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से मालदीव की राजधानी माले की सड़कों पर बंदूकों और गोलों की भारी आवाज से मालदीव की जनता की नींद टूट गई। मालदीव की राजधानी हिल उठी। लोगों के समझ से यह बात परे था कि कहां से लोग हाईटेक वेपन लेकर आ गए। दरअसल कुछ विद्रोही प्रवृत्ति वाले लोग एडवांस हाईटेक वेपन के साथ शहरों में उतर चुके थे, जिनकी मंशा थी मालदीव में तख्ता पलट करने और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना था, जिसके परिणाम स्वरूप चारों तरफ लूटपाट, डर, इनसिक्योरिटी, अराजकता जैसा माहौल बन चुका था। मालदीव ने लगभग अपने सभी सहयोगी देशों को मैसेज भेजा और इसी क्रम में भारत को भी एक SOS मैसेज भेजकर मिलिट्री सपोर्ट की मांग की, ताकि भारत की मदद से होने वाले तख्तापलट यानी कोप को रोका जा सके। जिसके फलस्वरूप भारत ने एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसकी तारीफ दुनिया भर में किया गया। भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत की। ऑपरेशन कैक्टस ने इंडिया के डोमिनेंसी को इंडियन ओशियन में साबित किया, साथ ही इंडियन नेवी को हिंद महासागर में अपने आप को स्थापित करने तथा साबित करने का मौका मिला। आइए जानते हैं क्या था ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत क्यों की गई, इसका परिणाम क्या रहा, इसे अंजाम क्यों दिया गया। हम सभी एक एक करके सभी विषयों को जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मालदीव इंडियन ओशियन के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है, जो 5.21 लाख जनसंख्या वाला देश अपने वाइड सनरे बीचेस के कारण दुनिया भर में टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा जगह बना हुआ है। मालदीव में लगभग 1200 के करीब छोटे छोटे कोरल आइलैंड हैं, जिसमें से सिर्फ 300 के करीब आइलैंड पर ही लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है और अधिकांश आइलैंड पर अभी तक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बन पाया है, जिसके कारण से अभी तक उन आइलैंड पर जुड़ाव या कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है, जिससे माले सिटी एक बड़ा शहर माना जाता है और जो मालदीव की राजधानी भी है। अगर मालदीव की साइज एवं पॉपुलेशन के मामले में मालदीव को एशिया में देखा जाए तो यह साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन इंडियन ओशियन में मालदीव की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यह इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट पर स्थित है। जिस प्रकार से इंडियन ओशियन में चाइना का लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से मालदीव का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए अधिक हो जाता है। 6 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला संरचना है और लगभग 750 किलोमीटर मालदीव लक्षद्वीप से दूर है। इसका इतिहास लगभग काफी पुराना माना जाता है, जहां लोग इंडिया तथा श्रीलंका से माइग्रेट करके गए थे और उन्होंने अपनी बस्ती बसाई, तो वहां 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत और श्रीलंका से गए लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण करना शुरू किया। बाद में दुनिया में इस्लाम धर्म के प्रभाव के बढ़ने से मालदीव पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 11वीं सदी में अरब के रूल आ गया और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगी। हालांकि यहाँ कई रियासतें आई और समय के साथ इस्लाम धर्म यहाँ पर प्रभावी बना रहा। 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय ट्रेडर्स भारत तथा पूर्वी एशिया आने के क्रम में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश आए और अपनी कंपनियां स्थापित किया और मालदीव को इंडियन ओशियन में अपनी सामरिक चौकी के रूप में स्थापित किया। 19वीं सदी के आने तक मालदीव ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल गई और लगभग 3 साल के बाद मालदीव में एक रेफरेंडम के माध्यम से राजतंत्र को समाप्त कर पीपल्स ऑफ मालदीव की स्थापना की गई। इब्राहिम नासिर पहले प्रेसिडेंट बने।
शुरुआती दौर में मालदीव में प्रेसिडेंट का टेन्योर यूएसए की तर्ज पर 4 साल रखा गया था, लेकिन 1972 में इब्राहिम नासिर ने संविधान में संशोधन करके प्रेसिडेंशियल टेन्योर को बढ़ाकर 5 साल कर दिया और इब्राहिम नासिर को सेकंड टेन्योर भी प्राप्त हुआ। इसी दौर में पीएम का चुनाव हुआ और पहले पीएम के रूप में अहमद जाकी चुने गए, जो पीपल्स मजलिस के स्पीकर भी थे। पीपल्स मजलिस मालदीव की यूनिकैमरल बॉडी है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख करती है, कानून बनाती है। उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन करना होता है तो पीपल्स मजलिस ही करती है। पिछले कुछ समय में अहमद जाकी की पॉपुलैरिटी में काफी बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे इब्राहिम नासिर को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा था। इसलिए उन्होंने अहमद जाकी को गिरफ्तार करवा दिया और एक खाली एडॉल पर एक्साइल या देश निकाला दे दिया गया। इसी दौर में मालदीव में आर्थिक संकट बढ़ने लगा, लेकिन यह संकट गंभीर हो गया जब श्रीलंका के मार्केट में मालदीव की ड्राई फिश एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ गई, जिससे हालात खराब हो गए। पब्लिक नासिर का विरोध करने लगी। नासिर ने देश की आर्थिक हालात में सुधार करने की बजाय 1978 में देश का मिलियंस डॉलर लेकर सिंगापुर भाग गया, जिसे स्टेट ट्रेजरी से निकाला गया था। 1978 में यहाँ इलेक्शन हुए और 1978 में यहाँ इलेक्शन हुए और ममून अब्दुल गयूम यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए, जो पहले पीएम भी थे, जो अकेले कैंडिडेट थे, जिसके कारण से एक तरफा जीत हासिल की। प्रेसिडेंट बनने के बाद देश की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए मालदीव को आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक से जोड़ दिया। मालदीव की हालात में सुधार आने लगा। वर्तमान मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की नींव अब्दुल गयूम ने रखी थी। गयूम की प्रेसिडेंसी की सफलता देखकर कुछ लोग जलने लगे थे और नासिर तथा उनके समर्थकों ने 1980 में कोप करने का प्रयास किया, जो विफल रहा। 1983 में एक और कोप का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी सरकार बच गई और गयूम की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, जो लोगों को खलती जा रही थी। कहा जाता है कि आग लगने पर वह बुझ सकती है, लेकिन ईर्ष्या या जेलस कभी खत्म नहीं होती। और इसी क्रम में नासिर ने प्लॉट मिलिटेंट के साथ मिलकर एक बार पुनः कोप या तख्तापलट करने का प्रयास किया, लेकिन जिस पर इंडियन आर्मी ने इनके किए कराए पर पानी फेर दिया था। यह कहानी है 3 नवंबर 1988 की, जब मालदीव के प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए इंडिया आने वाले थे, जिनकी सेफ जर्नी के लिए इंडियन एरोप्लेन पहले ही रवाना हो चुका था। लेकिन कुछ कारणवश राजीव गांधी को देश से बाहर जाना पड़ रहा था, जिस कारण से गयूम एवं राजीव गांधी ने आपस में बातचीत किया और गयूम अपने देश में ही रुक गए, जिसका अफसोस गयूम को तो था ही, साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी गयूम के मालदीव के बाहर देखना चाहते थे, ताकि उन अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। कोप को अंजाम देने के लिए वहां के धनी वर्ग में से एक अब्दुल्ला लतीफी तथा प्लॉट मिलिटेंट ने सारी तैयारी कर रखी थी, ताकि तख्तापलट कर सरकार से बगावत करना चाहते थे। ये सभी मिलिटेंट टूरिस्ट के बेस में माले पहुंचे, जो सरकार को गिराना चाहते थे, और 3 नवंबर 1988 की रात को 200 प्लोटे के आतंकवादी बोट में सवार होकर श्रीलंका से मालदीव की ओर रवाना हुए। इन आतंकवादियों का प्लान मालदीव के प्रेसिडेंट को किल करके वहां तख्तापलट करना था। मालदीव पहुंचते ही इन्होंने वहां की सारी सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया और प्रेसिडेंट हाउस को, लेकिन वे पीछे नहीं हटना चाहते थे। इसलिए कोप को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और माले में एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के माध्यम से एक एक करके महत्वपूर्ण गवर्नमेंट बिल्डिंग कब्जे में लेने लगते हैं, जिसमें एयरपोर्ट, पोर्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, टेलीविजन टावर, बैंक्स, इन सब पे पहले ही अधिकार कर लेते हैं। माले के लोगों की रात की नींदें उड़ जाती हैं जब चारों तरफ गोलियों की आवाजों के साथ अफरा तफरी मच जाती है और मिलिटेंट हाई टेक वेपन से खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं और वे प्रेसिडेंशियल हाउस की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी खबर गयूम को भी मिल चुकी होती है।
कि उनके खिलाफ एक तख्तापलट की कोशिश की गई है और देखते देखते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हरकत में आ गई और वे प्रेसिडेंट तथा उनके परिवार को सुरक्षित डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा देते हैं, जहां से उन्हें सेफ हाउस पहुंचाया जाता है। इधर मिलिटेंट प्रेसिडेंशियल हाउस को कैप्चर कर लेते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर को बंदी बना लेते हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होता देख प्रेसिडेंट के आदेश पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कई देशों से सहायता के लिए बात करते हैं। सहायता मांगने के क्रम में सबसे पहले अमेरिका को, उसके बाद ब्रिटेन, इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, पाकिस्तान, इन सभी देशों से एक एक करके मदद की गुहार मालदीव लगा रहा था, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री इनकैपेबिलिटी जाहिर करते हुए मदद से इनकार कर देते हैं और लगभग यही सुनने को सिंगापुर से भी मिलता है। अगला फोन अमेरिका को करता है, जिसका नियरेस्ट मिलिट्री बेस्ड दियागो गार्सिया है, जो लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर दूर था, जिससे मदद पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। ब्रिटेन भारत से सहायता मांगने की सलाह देता है और फोन कॉल करके ही जवाब में हाँ मिल जाता है और हर संभव मदद के लिए दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ चीफ तथा सभी इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाया जाता है, जिसमें एनएसजी को भेजने की बात की जाती है, लेकिन एयरफोर्स चीफ ने सलाह दिया कि इसमें एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी और निर्णय लिया गया कि पैरासूट ब्रिगेड को भेजा जाएगा। मिशन को इंडियन आर्मी को सौंपा गया। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी को मालदीव के न तो जियोग्राफिकल लोकेशन और न ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी थी। इंडियन आर्मी के पास मालदीव का न ही सही मैप था। इस ऑपरेशन में भारत की मदद उस समय के मालदीव एम्बेसडर A.K. बनर्जी ने की, जो मालदीव में ही थे। आर्मी के पास सही जियोग्राफिकल मैप नहीं था, इसलिए टूरिस्ट मैप और कॉफी टेबल बुक की मदद ली गई। पहले निर्णय लिया गया कि सबसे पहले पैरा ट्रूप प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग करेंगे, लेकिन यह भी कि मालदीव में आइलैंड छोटे छोटे एटॉल्स थे और हवा उन्हें दूसरे आइलैंड पर ले जा सकती है, इससे वे प्लेन से लैंड करें और निर्णय लिया गया। दूसरी समस्या माले एयरपोर्ट पर मिलिटेंट का नियंत्रण था, जहां इंडियन ट्रूप्स का लैंड करना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए माले पहुंचने का एकमात्र रास्ता था हुल आइलैंड। हुल आइलैंड मालदीव से पहुंच से करीब था, जहां से इंडियन ट्रूप्स माले में पहुंच सकते थे। इंडियन ट्रूप्स ने बहुत कम समय में अपनी स्ट्रेटजी तैयार की और पैरा ट्रूप्स तैयार हो गए और ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। मालदीव को अपने बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाने वाले प्रेसिडेंट इब्राहिम नासिर ने भी मौके का फायदा उठाने के लिए मालदीव के धनी व्यापारी की, जिसमें अब्दुल्ला लतीफ का हाथ थाम लिया, 1988 की तख्तापलट की साजिश रच डाली। अब्दुल्ला लतीफ के इस मिशन को अंजाम देना मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसने प्लॉट मिलिटेंट तथा लिट्टे मिलिटेंट की मदद ली। लिट्टे मिलिटेंट नेता उमा महेश्वरम थे, जिनके साथ मिलकर इन सभी ने मालदीव की जमीन पर हिंसा की ऐसी पटकथा लिख डाली, जिसके सपोर्ट में भारतीय सैनिकों को मालदीव की सरजमीन पर उतरकर अपना पराक्रम दिखाना पड़ा। 3 नवंबर 1988 की रात को इंडियन एयरफोर्स के इल्यूजन IL-16 विमान ने तथा ब्रिगेडियर फारूकी बुलसारा के नेतृत्व में 6th बटालियन ऑफ द पैरासूट रेजिमेंट ने और 17th पैरासूट रेजिमेंट के साथ आगरा एयरफोर्स से उड़ान भरी और इस विमान ने 2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर मालदीव पहुंचने वाले थे और मालदीव को आस थी। मालदीव भारतीय विमान पहुंचने वाला था कि यह संभावना जताई जा रही थी कि और भी विद्रोही माले आइलैंड पर हो सकते हैं। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस को पूर्ण रूप से गुप्त रखा था, जिसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी नहीं थी, लेकिन यह जानकारी तब बाहर आ गई जब ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट सेकंड IL-76
के बराबर से गुजरी और इसकी खबर से बीबीसी को सूचना मिली और उसके प्रसारण से दुनिया को खबर मिली कि भारत मालदीव की मदद के लिए आधिकारिक रूप से निकल चुका है। इधर मालदीव में हालात खराब हो रहे थे। मिलिटेंट ने लूटपाट शुरू कर दिया। सबसे पहले बैंक्स को निशाना बनाया और फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर उनको नुकसान पहुंचाने लगे थे। कुछ ही समय में भारतीय आर्मी हुलुले आइलैंड पर लैंड कर गए, जहां मिलिटेंट नहीं थे, और ट्रूप्स ने सबसे पहले फेज में एयर बेस को सुरक्षित कर लिया। दरअसल ऑपरेशन को 4 पार्ट में पूरा करना था, जिसमें पहले 2 फेज में प्रेसिडेंट गयूम को सुरक्षित करना और थर्ड फेज में सभी टीम हुलुले आइलैंड पर इकट्ठा होंगी और फोर्थ फेज में प्रेसिडेंट की सुरक्षा तथा प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाएगा। एक टीम को आदेश था कि माले को मिलिटेंट से आजाद करें, जबकि दूसरे पैराट्रूप्स टीम बोट से माले पहुंची और वहां पहुंचकर टीम 2 हिस्से में विभाजित हो गई और प्रेसिडेंट की खोज में आगे बढ़ने लगे, जिससे मिलिटेंट और इंडियन आर्मी में मुठभेड़ हुई, जिससे जीत इंडियन ट्रूप्स की हुई, जो माले को मिलिटेंट से खाली करा कर आगे बढ़े। सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रपति की खोज कर सुरक्षित करना, जो जल्दी ही पहली टीम को कामयाबी हासिल हो गई। जब वे डिफेंस मिनिस्टर के सेफ हाउस में पहुंच गए, जहां प्रेसिडेंट छुपे हुए थे, जिन्हें मालदीव के बाहर भारत भेजने की तैयारी शुरू हुई। हालांकि वे ऐसी स्थिति में देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर तक सेफली पहुंचा दिया जाए। इंडियन आर्मी ने ऐसा ही किया और इसके लिए राष्ट्रपति गयूम ने राजीव गांधी का धन्यवाद किया। कुछ ही घंटों में तख्तापलट का पासा पलट गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों को बड़ी जीत साबित हुई और मिलिटेंट अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब्दुल्ला लतीफी का अता पता नहीं था, न ही एजुकेशन मिनिस्टर का, जिन्हें बचाना और मालदीव के मिलिटेंट से मुक्त कराना था। माले में भारतीय ट्रूप्स ने अपनी पकड़ जितनी तेजी से मजबूत की, उतनी ही तेज मिलिटेंट को उनकी उपस्थिति की खबर लग गई थी। दोनों पक्षों में लड़ाइयां हुई, जिसमें कुछ मिलिटेंट को जान गंवानी पड़ी तो कुछ को पकड़कर मालदीव के सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया गया। कुछ मिलिटेंट को जब तख्तापलट नाकामयाब होते दिखा तो वे भागने के फिराक से मालदीव से चोरी छिपे भागना शुरू किया। इसी क्रम में अब्दुल्ला लतीफी भाग निकले, जिसकी गिरफ्त में मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। यह खबर इंडियन ट्रूप्स को लग गया, जिससे दोनों में फायरिंग हुई और लतीफी भाग निकला और वह सिंगापुर भागने की फिराक में था, जिसकी खबर इंडियन ट्रूप्स ने इंडियन नेवी को भेज दिया। इसी बीच अमेरिका का फ्लोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर भी मदद के लिए पहुंच गया था, जिन्होंने भारतीय पैराट्रूप्स रेजिमेंट से परमिशन मांगी। लेकिन भारतीय सैनिकों को मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए फ्लोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर वापस लौट गया। वहीं दूसरी ओर आईएनएस गोदावरी तथा आईएनएस बेतवा मालदीव की मदद के लिए पहले ही निकल चुका था, जिनके पास अब्दुल्ला लतीफी के द्वारा हाईजैक किए बोट की जानकारी थी। इसीलिए हाईजैक बोट का सामना आईएनएस गोदावरी तथा बेतवा से हुआ, जिसमें इंडियन ओशियन ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे बोट का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। कुछ ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी, तो वहीं हॉस्टेजेस को सेफ किया गया और अब्दुल्ला लतीफी को बंदी बना लिया गया और इस तरह तख्तापलट की साजिश नाकाम हुई। भारतीय ट्रूप्स ने मालदीव को आधिकारिक रूप से मिलिटेंट से आजाद कराया और इस प्रकार से ऑपरेशन कैक्टस संपन्न हुआ। यह पहली बार था जब इंडियन ट्रूप्स ने विदेशी जमीन पर मिशन को अंजाम दिया, जिससे करने से कई देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे।